स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। उसमें पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आवृत बीज से संबंधित आप समझ लीजिए, जैसे कि आवृत बीज पादप बीजाणु एवं द्विगुणित होता है। अपना आवृत बीज पादप जो है वो बीजाणु उद्भिद एवं द्विगुणित पादप है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आवृत बीजी पादप में जनक अंग पुष्प होता है, यानी कि इस एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर पुष्प में नर जनन अंग पुंग तथा मादा जनन अंग जायांग होता है। यानी कि एक पुष्प में नर जननांग पुंग और मादा जननांग जायांग होता है। पुष्प के नर जनन अंग भाग में लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। नर भाग में लघु बीजाणु जनन होता है, जिससे लघु बीजाणु बनते हैं। नर भाग में यानी कि पुष्प के नर जनन भाग पुंग है, उसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, जिससे लघु बीजाणु बनते हैं। इसी प्रकार मादा जननांग भाग जायांग में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, जिससे गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार मादा जननांग में गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु बनते हैं। अब देखिए, जो गुरु बीजाणु है और लघु बीजाणु, यह दोनों अगुणित होते हैं, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। बीजाणु होते हैं। बीजाणु का निर्माण कैसे हुआ कि नर में लघु बीजाणु जनन हुआ, जिससे लघु बीजाणु बने, और मादा में गुरु बीजाणु जनन हुआ, जिससे गुरु बीजाणु बने।
तो ये जो बीजाणु बने हैं ये बीजाणु एगोलिक होते हैं। अब देखिए बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं, यानी कि स्पोर्स यानी कि बीजाणु से युग्मकोद्भिद का विकास होता है, यानी कि बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं। युग्मकोद्भिद युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकोद्भिद बनते हैं बीजाणुओं से, और बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं जिससे युग्मकोद्भिद युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब ये जो नर और मादा युग्मक बने उनके संलयन से युग्मकों के संलयन से भ्रूण एवं भ्रूण कोष का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण किससे हुआ? युग्मकोद्भिद से, और युग्मकोद्भिद किससे बने? बीजाणुओं से। तो ये जो युग्मक बने इन युग्मकों के संलयन से भ्रूण एवं भ्रूण कोष का निर्माण होता है। अब देखिए फ्लावर में नर जनन भाग वो अपना क्या है? पुमन। पुमन की इकाई पुंकेसर। पुंकेसर क्या शीर्ष भाग होता है परागकोश। यानी कि जो पुंकेसर है उसका शीर्ष भाग है परागकोश। नर जनन भाग उसमें होता है पुमन। पुमन की इकाई है पुंकेसर। पुंकेसर का शीर्ष भाग है परागकोश। इस परागकोश में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। यह लघु बीजाणु जनन जो परागकोश में होता है पुंकेसर। अब इस लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बनते हैं जो आगे चलकर नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, यानी कि पराग। तो देखिए पुमन की इकाई पुंकेसर का शीर्ष भाग परागकोश कहलाता है, और उस परागकोश में महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो नर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं, यानी कि परागकण। ऐसे ही दूसरी प्रक्रिया पुष्प के मादा जनन भाग जिसको हम कहते हैं उसमें भी घटना होती है। जायान की इकाई जो है वो है अंडक, और अंडक में होगा बीजांड, और इस बीजांड में जो घटना घटित होगी वो क्या होगी? यहाँ पर लघु बीजाणु जनन
ये था, ये होगा गुरु बीजाणु जनन। आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि लघु बीजाणु जनन परागकोश में होता है और गुरु बीजाणु जनन बीजांड होता है। लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बनते हैं और ये गुरु बीजाणु किसको आगे निर्मित करेंगे? इन गुरु बीजाणु से क्या निर्मित होगा? मादा युग्मकोश, जिसे हम कह सकते हैं भ्रूणकोश, यानी कि मादा युग्मकोश क्या? भ्रूणकोश। तो ये प्रोसेस था कि पुष्प के नर जनन भाग और मादा जनन निर्णाण में किस प्रकार से लघु बीजाणुओं का निर्माण और गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब आप समझिए कि पुष्प दो प्रकार के हैं, लिंग क्या है। एक पुष्प वो होता है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में होते हैं और दूसरा पुष्प पृथक होता है कि एक लिंगी पुष्प जिसे कहते हैं कि जिसमें नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग। तो फिर ऐसा पुष्प भी होता है जिसको उभयलिंगी भी कहा जाता है, जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं। समझिए, अगर द्विलिंगी पुष्प की बात की जाए और दूसरी तरफ अपना एक लिंगी पुष्प, तो समझिए द्विलिंगी पुष्प में उमंग और जायन दोनों एक ही पुष्प में, यानी कि द्विलिंगी जो पुष्प है उसमें उमंग और जायन एक ही पुष्प में। उमंग की इकाई पुंकेसर और इस पुंकेसर की जो संरचना है वो यूं है। इस पुंकेसर के तीन मुख्य भाग हैं। पहला तो शीर्ष भाग है जिसे हम कहते हैं परागकोश। दूसरा इसका महत्वपूर्ण भाग है पुतंतु। पहला इसका शीर्ष भाग है परागकोश, दूसरा इसका मुख्य भाग है पुतंतु। और परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाला जो भाग ये कहलाता है योजी। इसी प्रकार जायन की इकाई अंडक, और इस अंडक के भी तीन भाग होते हैं। पहला जिसका शीर्ष भाग ये कहलाता है वर्तिकांग। इसके भी तीन महत्वपूर्ण भाग हैं, वर्तिका और अंडज। तो आप देख रहे हैं कि पुष्प के दो जननांग हैं, इसको एक कहलाता है नर जननांग, दूसरा मादा जननांग। नर जननांग का है वो है अपना उमंग और इसकी इकाई है पुंकेसर, यानी कि पुंकेसर से मिलकर उमंग बनता है और अंडकों से मिलकर जायन बनता है। पुंकेसर की संरचना यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसके तीन मुख्य भाग हैं। इसी प्रकार अंडक के भी तीन मुख्य भाग। अब यदि एक लिंगी पुष्प है तो एक लिंगी पुष्प का तात्पर्य हुआ कि उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पृथक होते हैं। तो नर पुष्प और मादा पुष्प, नर पुष्प का जो जननांग है वो कहलाएगा जननांग
बिल्कुल ठीक इसी प्रकार, सॉरी जाएंगे उमंग कहलाएगा, और इसकी इकाई पुंकेसर। मादा पुष्प का जो भाग है वो है, और इसकी इकाई अंडक। संरचना पुंकेसर की और अंडक की आप समझ चुके हैं। ये संरचना है जिनके दोनों के तीन तीन मुख्य पार्ट होते हैं। अब हम समझेंगे परागकोश की संरचना। महत्वपूर्ण भाग नर जननांग का महत्वपूर्ण भाग है परागकोश। देखिए परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। परागकोश की संरचना को समझेंगे। इसको आप समझ चुके थे कि इसके तीन मुख्य पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट एंथर, कनेक्टेड, थर्ड जो इसका भाग था फिलामेंट। यानी कि जो पुंकेसर है उसके तीन मुख्य भाग हैं, एंथर, कनेक्टेड, फिलामेंट। ये सबसे जो शीर्ष भाग है ये है अपना परागकोश। पहले तो आप ये जानिए कि अधिकतर आवृत बीजों के जो परागकोश है वो बाइलोब यानी कि द्विपालक, द्विकोष्ठीय होते हैं। अब इस एंथर की यहाँ से जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, इसकी अनुप्रस्थ काट को, तब उसमें देखिएगा हमें कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं और किस प्रकार दिखता है। जब हम इसकी टीएस काटते हैं तो देखिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार प्रतीत होने लगती है। ये देखिए ये है अपने एंथर, यानी कि ये जो पोर्शन है इसका पहला भाग है एंथर। इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन उसको काटा तो ये अंदर से इस प्रकार की संरचना इसमें दिखती है। ये ही है पॉलन ग्रेन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है पॉलन सेट। पॉलन सेट यानी कि लघु कीटाणु धानी। अब लघु कीटाणु धानी किसको कहते हैं? चार लघु कीटाणु धानियां हैं जिनमें लघु कीटाणु उत्पन्न होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन रहते हैं या निर्मित होते हैं। अब इसी ट्रांसफर सेक्शन अब थोड़ा ब्रॉडली समझें। देखिए ये है एंथर की संरचना, बाहरी संरचना ये है। और
ये एंथर में सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। समझ लो, ये जो आउटर मोस्ट जो परत आपको दिखाई दे रही है आंख के बाहर की तरफ, जो इस परागकोश का आवरण बनाती है, यानी सबसे बाहरी परत जिसे एपिडर्मिस या बाहर की तरफ, यह इस परागकोश का बाहरी आवरण बनाती है। यह एकल कोशिकीय परत है, यानी कि ये सिंगल लेयर परत है, यानी एक ही स्तर है इसका। एपिडर्मिस का परागकोश के चारों तरफ एक ही स्तर होता है। इसके नीचे जो दूसरी परत यानी कि एंथर में पाई जाने वाली परतों में से पहली है एपिडर्मिस और दूसरी है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के ठीक नीचे परागकोश में दूसरी परत पाई जाती है जिसका नाम है एंडोथीसियम। ये देखिए, एंडोथीसियम की 1 से 3 तक लेयर हो सकती है। उसके बाद एंडोथीसियम के नीचे इसमें एक और लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं मिडिल लेयर। एंडोथीसियम के नीचे पाई जाने वाली तीसरी परत है मिडिल लेयर, यानी कि मध्य परत। मिडिल लेयर इस परागकोश के परिपक्व होने तक विलुप्त हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है, नहीं रहती। कौन कौन सी रह जाती है? एक एपिडर्मिस रह जाती है, तभी मैच्योर हो जाता है। एंडोथीसियम रह जाती है, मिडिल लेयर डिजेनरेट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद एक और परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टैपेट। ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये अंदर की तरफ एक चौथी लेयर पाई जाती है, एक और परत है जिसको कहते हैं टैपेट। ये टैपेटम लेयर बहुत महत्वपूर्ण है, जो बनने वाले माइक्रोस्पोर्स यानी कि लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। परागकण जो बनते हैं उनको यही पोषण प्रदान करती है। तो आपने देखा कि एंथर की जब हम टीएस देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन जब देखते हैं टीएस का, तो हमें उसमें मुख्य 4 परत दिखाई देती है। पहली हमारी एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, फोर्थ इज टैपेटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। अब देखिए, एपिडर्मिस आपको पता है कि एक ही स्तर होता है एपिडर्मिस का जिस परागकोश को आकार प्रदान करती है। एंडोथीसियम लेयर है वो 1 से 3 स्तरों में हो सकती है परागकोश के अंदर। एंडोथीसियम में आप याद रखेंगे कि एंडोथीसियम लेयर में अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग पाई जाती है, यानी कि क्या? अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग इस एंडोथीसियम लेयर, यानी कि जो एंडोथीसियम लेयर है इसमें अल्फा सेल्यूलोज, अल्फा अल्फा सेल्यूलोज का स्थलन पाया जाता है, या ये कहें कि अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं इस एंडोथीसियम लेयर। यहां से मान लीजिए कि ये लेयर है एंडोथीसियम। अब इस एंडोथीसियम लेयर में ये पट्टियां हैं, इसकी ये पट्टियां हैं अल्फा सेल्यूलोज।
क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज की जो पट्टियां हैं उनकी वजह से क्या होता है, तो आप जानिए कि एंडोथीसियम की जो परत है, जो दूसरी अपनी परत है इस परागकोश की, एंडोथीसियम परत की खास बात होती है कि ये आर्द्रता को अवशोषित करती है, यानी नमी को अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, सेल्स इन कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव। अब क्या होता है कि अल्फा सेल्यूलोज की जो थिकनिंग है, जो अल्फा सेल्यूलोज का स्थलन है, जो एंडोथीसियम में पाया जाता है, ये लगातार नहीं होता, यानी कि पूरे उसमें नहीं होता, पूरे परागकोश की एंडोथीसियम में अल्फा सेल्यूलोज नहीं होता, यानी कि ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डिसकंटिन्यूअसली होता है। यानी कि देखिए यहाँ है, यहाँ तक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ बीच में नहीं है, फिर यहाँ से है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये लगातार होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। परागकोश की एंडोथीसियम लेयर में अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग या इसका स्फुलन लगातार नहीं होता, बीच बीच में छूटा है। तो जिस स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां नहीं पाई जाती है, उसी स्थान से परागकोश परिपक्व होने पर प्रस्फुटित होता है, यानी कि फटता, यानी कि ये जब परिपक्व हो जाएगा, जब इसमें परागकण निर्मित हो जाएंगे पूर्ण रूप से और वो परिपक्व हो जाएंगे परागण के लिए, तब ये प्रस्फुटित होगा। तो वो जगह एक स्पेशल जगह ऐसी है कि वहां पर स्थूलन नहीं था, इसी वजह से यहाँ से ये परागकोश प्रस्फुटित हो जाता है। स्थूलन जहां तक है वहां तक ही उस स्थान से प्रस्फुटित नहीं होगा। तो आप याद रखें कि जिस स्थान पर स्थूलन नहीं होता है अल्फा सेल्यूलोज का, वो स्थान कहलाता है, उस स्थान को हम कहते हैं स्टोमियम, यानी कि वो ये स्थान यहाँ और स्टोमियम, यानी कि स्टोमियम वो वह स्थान है जहां पर अल्फा सेल्यूलोज का स्फुलन नहीं होता और इसी स्थान से परागकोश परिपक्व होने पर प्रस्फुटित होता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए अल्फा सेल्यूलोज को आप समझ चुके हैं, काम लेगा एंडोथीसियम लेयर में लेता है, जिसकी थिकनिंग डिसकंटिन्यूअसली होती है, जिस स्थान पर नहीं होती उसी स्थान से ये प्रस्फुटित होता है अपना परागकोश परिपक्व होने के पश्चात, और उस स्थान को स्टोमियम कहते हैं। अपना नेक्स्ट एपिकल लेयर जो है आपको पता है नेचर होने पर ये गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपनी जो लेयर है, महत्वपूर्ण लेयर, वो है टेपेटम। उसको समझिए, टेपेटम लेयर सिंगल लेयर, यानी कि सिंगल लेवल, एक ही एकल स्तरीय परत, यानी कि इसका एक सिंगल ही स्तर होता है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना है। लघु बीजाणु का तात्पर्य परागकणों से, ये परागकण जो इसके अंदर उत्पन्न हुए इनको ये पोषण प्रदान करती है टेपेटम लेयर। टेपेटम लेयर क्या करती है? परागकणों को या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। टेपेटम दो प्रकार की होती है। जो टेपेटम लेयर है वो दो प्रकार से, टेपेटम दो प्रकार की होती है, अमीबीय टेपेटम और दूसरी है स्त्रावी टेपेटम। अमीबीय टेपेटम कम पादपों में पाई जाती है, अधिकतर स्त्रावी टेपेटम पाई जाती है। अमीबीय टेपेटम का क्या है कि अमीबियम टेपेटम की जो कोशिका भित्ति है वो फटने से उसका कोशिका द्रव अमीबीय गति करते हुए, अमीबीय टेपेटम क्या है कि
क्यों नाम रखा गया इसका अमीबिया टेपिटम, वो चीज समझिए आप कि अमीबिया टेपिटम की जो सेल वॉल है उसके फटने से उसका साइटोप्लाज्म अमीबिया गति करती है, बहुत स्लो गति करता है, धीरे धीरे अमीबिया गति करते हुए लघु बीजाणुओं के चारों ओर जमा हो जाता है, यानी कि लघु बीजाणुओं के चारों ओर जम जाता है। तो ये अमीबिया गति करता है, इसलिए वो जो कोशिका द्रव्य था जो टेपेटम की भित्ति के फटने से निकला और वह अमीबिया गति करके इस लघु बीजाणु यानी परागकण के चारों ओर इकट्ठा हो गया। इसकी अमीबिया गति के कारण इसको अमीबिया टेपेटम कहा गया, लेकिन ये बहुत कम फॉर्म में मिलती है। दूसरी है अपनी स्ट्रावी टेपेटम जो अधिकतर पादपों में मिलती है, और यह खास बात यह है स्ट्रावी टेपेटम की, यह हार्मोन्स एवं एंजाइम्स दोनों का स्त्राव करती है, यानी कि टेपेटम दो प्रकार की है, अमीबिया और स्ट्रावी टेपेटम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अपनी स्ट्रावी टेपेटम। अब देखिए स्ट्रावी टेपेटम, स्ट्रावी टेपेटम से क्या क्या चीज सीक्रेट होती है, मैं इसको क्या क्या चीज स्ट्रावी होती है मैं रफ करता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। स्ट्रावी टेपेटम स्ट्रावी टेपेटम का एक और दूसरा नाम है, स्ट्रावी टेपेटम को दूसरे नाम से एक और जाना जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रंथल टेपेटम। देखिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है इसके स्ट्रावी टेपेटम के। सबसे पहले तो जानेंगे आप स्ट्रावी टेपेटम कैलोस एंजाइम का स्थापना करती है। कैलोस एंजाइम क्या कार्य है इस कैलोस एंजाइम? कैलोस एंजाइम परागकणों को चतुष्क रूप में बांधे रखता है। कैलोस एंजाइम जो कि केवल और केवल स्ट्रावी टेपेटम से स्त्रावित होता है, अमीबिया टेपेटम से नहीं, वह परागकणों को चतुष्क रूप में बांधे रखता है। दूसरा उसका क्या है? यूबिस कार्य। स्ट्रावी टेपेटम यूबिस कण स्त्रावित करती है जो परागकण के चारों ओर जमा होकर इकट्ठे होकर एक संरचना बना लेते हैं जिसे हम यूबिस बॉडी या यूबिस काय कहते हैं। इस यूबिस काय के चारों ओर, इस यूबिस काय के चारों यानी कि यूबिस काय कहां पर है? परागकण के चारों तरफ एक संरचना बनी है। इस संरचना के चारों ओर स्पोरो पॉलन की परत होती है। यूबिस्काय के चारों क्या है? स्पोरोपोलिन की परत है। ये परत क्या करती है? ये यूबिस्काय और स्पोरोपोलिन की परत उस परागकण की बाहरी आवरण की मोटाई को बढ़ाती है, यानी जिसे मजबूती प्रदान करती है। थर्ड है पॉलिन किट, इसे आप कह सकते हैं पराग किट।
स्त्रावी कैपिटम। तीसरी महत्वपूर्ण चीज किसका स्त्रावन करती है? परागकण। परागकण क्या है? विशेषकर ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है, या हम ये कह सकते हैं कीट परागित पुष्पों के परागकण के चारों ओर एक गाढ़ी, चिपचिपी और तेलीय परत पाई जाती है। क्या है परागकण? गाढ़ी, चिपचिपी, तेलीय परत। यानी परागकण क्या है? कीट परागित पुष्पों में पाए जाने, पुष्पों के परागकणों में पाई जाने वाली गाढ़ी, चिपचिपी एवं एक तेलीय परत है। तो किस चीज में सहायक है? जो कार्य किया गया है इसमें, जो कीटों को आकर्षित करती है। यानी कि कीट परागित पुष्प में कीटों का आना बहुत आवश्यक है, इसलिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पराग कणों को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यानी कि यूवी रेडिएशन से बचाती है। इससे बचाती है परावैज्ञानिक किरणों से पराग कणों को बचाती है। और दूसरा, कीटों के शरीर से, कीटों के शरीर से चिपकने में सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? परागकणों। यानी कि पॉलन कीटों के शरीर से चिपकने में परागकणों की सहायता करती है, जिससे कि उनसे चिपक जाए और परागण की क्रिया संपन्न हो सके। तो विद्यार्थियों, ये एंकर की संरचना थी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक आप सभी का आभार। आप खुश रहें।